हिस्ट्री में आज हम मौर्य काल का तीसरा भाग अर्थात मौर्यकालीन प्रशासन को समझने वाले हैं। हमने अभी तक किया क्या है वो मैं दिखा देता हूँ। मौर्यकालीन प्रशासन में क्या करने वाले हैं, ये प्रशासन है जो आज हम करने वाले हैं। इसमें तीर्थ क्या होते हैं, महातीर्थ क्या होते हैं, मौर्यकालीन में किस तरह का प्रशासन होता था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उनके अध्यक्ष कौन कौन से थे, चक्र क्या थे, स्तरीय खंड किस तरह से थे, गांव कितने गांवों को जोड़कर द्रोणमुख स्थानीय ये सब बनता था, ये सब समझने वाले हैं। गुप्तचर व्यवस्था क्या थी, सैन्य व्यवस्था, न्याय व्यवस्था कैसी थी, दास व्यवस्था, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, इसके अलावा धर्म कैसा था, कला कैसी थी, अलग अलग राजाओं ने अलग अलग बाप बेटों ने अलग अलग धर्मों को अपनाया है, तो उसके पीछे क्या कैसा कारण रहे हैं, ये सब समझने वाले हैं। हमने अभी तक क्या समझा है, हमने दो पार्ट समझे हैं। ये मौर्य साम्राज्य, इसमें मैंने तीन आयाम बताए थे। पहली क्लास में हमने शासकों को समझा, शासक देखे। दूसरी क्लास में हमने इसके स्रोत देखे, अभिलेखों को देखा, अशोक के अभिलेखों को देखा। और आज हम इस वाले पार्ट को समझने वाले हैं। हमने पहली क्लास में क्या समझा था, तो शासक समझे थे। शासकों में चंद्रगुप्त मौर्य, उनका जीवन, किस तरह से वो राजा बने, मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया, उन कहाँ पर कौन से अभिलेखों से उनके प्रमाण मिलते हैं, कौन से धर्म को अपनाया, उस धर्म के लिए क्या किया, बिंदुसार कौन सा धर्म, कौन से राजा, कैसा है उनका नाम, क्या सब ये समझा। उसके अलावा सम्राट अशोक को समझा। सम्राट अशोक ने किस तरह से कलिंग युद्ध लड़ा, किस तरह से राजा बने, कलिंग युद्ध लड़ा और उसके बाद बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म के लिए प्रचार प्रसार के लिए क्या किया, वो सब समझा। उसके अलावा उत्तराधिकारी कौन से थे ये देखा हमने। सेकंड क्लास में अशोक के राज्य व्यवस्था के साथ साथ उसके अभिलेखों को समझा, किस तरह से क्या थे। इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को मैंने दूर करने की कोशिश की कि दीर्घ शिलालेख किसे कहते हैं, लघु शिलालेख किसे कहते हैं, और जो शिलालेख संख्या है वो अलग चीज है, शिलालेख स्थान अलग है। तो ये चीज हमने समझी। यहाँ पर आकर इसको मैंने लैंग्वेज समझाई कि किस तरह से प्राकृत लिपि पूरे भारत में, और ये लिपियां खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक इस जगह पर चलती थी अशोक की, और प्राकृत भाषा पूरे भारत में। इसके अलावा वृत्त शिलालेख कौन से होते हैं, संख्या क्या है, किन स्थानों से वो मिले हैं, इनमें जो कुछ अपवाद हैं उनको समझा। अशोक का नाम अशोक कहाँ पर मिलता है, बुद्ध शाक्य कहाँ पर मिलता है, इसके अलावा उनको प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय कहाँ पर बोला जाता है, ये सब समझा। मुख्य विषय क्या है इन अभिलेखों में, अभिलेख पृथक, कलिंग अभिलेख क्या है इसको हमने समझा, उसमें दिया हुआ क्या है वो समझा। स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख, दीर्घ स्तंभ लेख, इन दोनों को समझा कि क्या है कैसे हैं। और प्रमुख अधिकारी जो अभिलेखों में दिए हुए हैं, ये अभी वो अधिकारी हैं जो अभिलेखों में दिए हुए हैं, ये समझे थे हमने। और आज हम मौर्यकालीन प्रशासन को समझने वाले हैं। ये मैंने दिखा दिया कि क्या समझने वाले हैं, उसको पहले दिखा दिया है कि मौर्यकालीन प्रशासन कैसे चलता था, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलता था, किस तरह से जो मौर्य काल था, मौर्य साम्राज्य था, उसका विस्तार को अलग अलग खंडों में विभाजित किया होता। अलग अलग अधिकारी थे, बड़े अधिकारी किस तरह से काम करते थे, छोटे अधिकारी किस तरह से काम करते थे, ये सब हम आज की क्लास में समझने वाले हैं। अभी तक हमने देखो हिस्ट्री में सारी एक सीक्वेंस में पूरी हिस्ट्री चल रही है। यदि आपको नहीं पता है, पहली बार इन क्लासेस को देख रहे हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, इस तरह से पूरी हिस्ट्री चल रही है हमारी। और लेकर पाषाण काल से पाषाण काल, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, 16 महाजनपद, धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिकंदर का आक्रमण, इस तरह से प्रॉपर सीक्वेंस में यदि आपको हिस्ट्री को समझना है अच्छे से, जिससे कि एक कहानी के रूप में भी आपके दिमाग में आ जाए, और जो फैक्ट्स होते हैं, लॉजिक होते हैं, आपस में जो जुड़ाव होता है, हर तरीके से मैंने इनको समझाया हुआ है। तो यदि आपने अभी तक नहीं समझा है तो हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में जाइए, सारी क्लासेस सीक्वेंस में लगी हुई मिलेंगी, वहां पर देख लीजिएगा। कुछ क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं। बाकी प्रॉपर सीक्वेंस में देखेंगे तो अच्छे से हिस्ट्री तैयार हो जाएगी, ये मुझे विश्वास है। तो अभी इसे करने वाले हैं, उससे पहले बस एक ही बात कहूंगा कि यदि अभी तक सारथी से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, और बाकी लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। यदि क्लासेज अच्छी लगती हैं तो इस क्लास को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो मौर्यकालीन प्रशासन, देखो प्रशासन होता क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है, पहले इस चीज़ को समझो आप। अ, किसी भी, अभी भी हम यदि हम बात करें भारत का प्रशासन कौन संभालता है, तो देखो प्रशासन का मतलब है जो हम शासन कर रहे हैं उससे एक थोड़ी सी अलग व्यवस्था। शासन का मतलब है एक राजा भी हो सकता है शासन करने के लिए, एक राष्ट्रपति भी हो सकता है, गवर्नर भी हो सकता है। हम ऐसा भी बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, कहीं पर राजा का शासन होगा, कहीं पर राजतंत्र होगा, कहीं पर गणतंत्र होगा। लेकिन वो जो भी व्यवस्था है, जो भी सिस्टम है, उस सिस्टम को किस तरह से चलाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है, आईएएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, ठीक है, इस तरह से आईपीएस बनते हैं।
तो वो सब क्या होते हैं, देश को चलाने के लिए एक व्यवस्था बनाते हैं, उस व्यवस्था को बोला जाता है प्रशासन। ठीक है, अब डिटेल में ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, उसे अलग से देखेंगे। बाकी प्रशासन, तो यहाँ पर ये लोग अपने मौर्य साम्राज्य को किस तरह से चलाते थे, मौर्यकालीन लोग या मौर्यकालीन राजा या शासक जो भी हुए हैं, वो अपने साम्राज्य को किस प्रकार से चलाते थे, आज हम उसको समझना है आज की क्लास में। अब देखो, कई बार ऐसा होता है, कई लोग ऐसा करते हैं कि इस पार्ट को छोड़ देते हैं, मतलब लिख थोड़ा सा कुछ कुछ पॉइंट किए, जैसे 18 तीर्थ को हमने कर लिया बाकी छोड़ दिया, अर्थशास्त्र को हमने कर लिया बाकी छोड़ दिया। लेकिन जब यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फिर हम फंस जाते हैं कि ये तो चीज करनी चाहिए थी हमें। तो प्रशासन बहुत बड़ा है। ठीक है, प्रशासन के साथ साथ हमें धर्म भी यहाँ पर देखना है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था भी देखनी है, आर्थिक स्थिति, सब कुछ यहाँ पर देखना है। लेकिन उनमें से जो महत्वपूर्ण वनडे एग्जाम के लिए हो सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो हमारा अपर लेवल एग्जाम है उनका बेस भी हम रख सकते हैं, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ पर डिजाइन किया। मैं ये भी साथ में बताऊंगा कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण है और किसको आप अगर छोड़ना ही चाहें तो किसे छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो देखो प्रशासन को जब हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि यहाँ पर व्यवस्था कैसी थी, तो केंद्र के रस स्वरूप लेकिन निरंकुश नहीं था। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कभी कभी स्टेटमेंट में आ जाता है तो ये ध्यान रखना है आपको। हालांकि मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि यहाँ पर साम्राज्य कैसा था इनका। एक तरफ जब हम बोलते हैं राजतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र, लोकतंत्र, ठीक है, तो वो तंत्र का मतलब है सिस्टम, किस तरह से चल रहा है, मतलब राजा बन रहा है या गवर्नर बन रहा है, राष्ट्रपति बन रहा है, चुना हुआ है राष्ट्रपति, या फिर ऐसे ही बनाया हुआ है, ठीक है, गवर्नर या किसी को अधिकारी बनाया हुआ है। तो देश का कोई प्रमुख होगा, ऐसा हम उसको उस पर डिसाइड करते हैं। साथ के साथ जब हम बोल रहे हैं इसको कि केंद्रीकृत स्वरूप था, तो दो तरह के स्वरूप देखने को मिलते हैं किसी भी राष्ट्र में, किसी भी देश में। कौन से, मुख्य रूप से तो कौन से, एक हमारा केंद्रीकृत व्यवस्था और एक हमारी विकेंद्रीकृत व्यवस्था। केंद्रीकृत का मतलब होता है जैसे हमारा भारत है। भारत क्या है, यदि आप संविधान पढ़ेंगे तो उसमें पहली ही लाइन आपको मिलेगी, भारत राज्यों का एक संघ है। पहला भाग, पहला अनुच्छेद, भारत राज्यों का एक संघ है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इंडिया अर्थात भारत, भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का एक संघ होगा। मतलब उसका मतलब क्या है, अलग अलग राज्य हैं, ये सभी को पता है कि हमारे यहाँ पर अलग अलग राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, इस तरह से अलग अलग राज्य हैं। तो यदि सारी शक्ति अलग अलग राज्यों के पास हो, राज्य अपने आप में पूरी तरह स्वतंत्र हो, तो हम उसे बोलेंगे विकेंद्रीकृत व्यवस्था। ठीक है, बटा हुआ है भारत पूरा। लेकिन अभी क्या है, राज्य हैं तो सही अलग अलग, राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं, राज्यपाल भी हैं, लेकिन वो सभी कहां पर आ रहे हैं, वो सभी सेंट्रलाइज हो रहे हैं, और हमारे केंद्र में कौन बैठा हुआ है, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है भारत राज्यों का एक संघ है। जैसे हमारी 5 उंगलियां हैं, और ये पांचों उंगलियां, हमारा हाथ किससे बनता है, ये हाथ बनता है 5 उंगलियों को जोड़कर, ये हमारी मुट्ठी। तो ये जो उंगलियां हैं, यदि ये स्वतंत्र हो जाए, ये अपना काम करे, ये अपना काम करे, ये अपना, मतलब हम ये अपने आप में स्वतंत्र है, तो वो विकेंद्रीकृत व्यवस्था। लेकिन ये पूरा हाथ हमारा काम कर रहा है, तो वो हमारी क्या है, केंद्रीकृत व्यवस्था। ठीक है, तो कुल मिलाकर राज्य जब सेंट्रल के अधीन हो तो उसको हम केंद्रीकृत बोलते हैं। इसी तरह से क्या है, जब पुराने समय में अलग अलग राजा छोटे छोटे क्षेत्रों में होते थे, तो उन क्षेत्रों में जो अलग अलग राजा थे उन सबको मिलाकर उनके ऊपर जो एक राजा बैठा हुआ है, और वो सब उसके अधीन है, जैसा वो बोल रहा है वैसे काम कर रहे हैं, जैसा वो बोलेगा वैसे ही काम करेंगे, तो उसको हम बोल रहे हैं केंद्रीकृत व्यवस्था। लेकिन इस केंद्रीकृत में जो राजा है वो निरंकुश नहीं होता था। मतलब राजा क्या है, वो नियंत्रित है, वो अपने हिसाब से सभी को जोड़ते हुए काम करेगा, वो निरंकुश तरीके से शासन नहीं करेगा। मतलब बिना ऐसा नहीं है कि वो पूर्णतः स्वतंत्र कुछ भी करे उसकी मनमानी है। ठीक, तो ये हो गया। अब इसका पता कहां चलता है, इसके स्रोत क्या है, तो दो चीजें हैं, दो हमारे पास मुख्य, सबसे मुख्य स्रोत दो ही है हमारे पास में, होने को और भी बहुत सारे हैं। एक चाणक्य का अर्थशास्त्र, चाणक्य या कौटिल्य एक ही बात है, विष्णुगुप्त भी उनका नाम है मूल नाम, बाकी चाणक्य या कौटिल्य इनका लिखा हुआ अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र पुस्तक है। और ये जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, इसको ध्यान रखना है कि ये बुक अर्थव्यवस्था पर उतना जोर नहीं देती, ये किस पर ध्यान देती है, राजनीति और प्रशासन पर। ठीक है, कई बार इससे क्वेश्चन आया हुआ है या आ सकता है कि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है, तो इसका मुख्य विषय क्या है, राजनीति और प्रशासन। नाम भले ही इसका अर्थशास्त्र है। ठीक है, इसमें दिया हुआ क्या है, तो इसमें पहले इसकी बात कर लेते हैं। अर्थशास्त्र में क्या दिया हुआ है, तो अर्थशास्त्र में हमें दिया हुआ है राज्य का सप्तांग सिद्धांत।
सप्तांग सिद्धांत क्या होता है? सप्तांग सिद्धांत का मतलब होता है 7 अंगों वाला सिद्धांत। अर्थात क्या, जो चाणक्य हैं वो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि किस तरह से घनानंद के दरबार में अपमानित होते हैं और फिर क्या करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य एक युवा को उठाते हैं, उसको तैयार करते हैं और फिर घनानंद के खिलाफ उसे खड़ा कर देते हैं और उसे राजा बनाते हैं। जब वो राजा बन जाता है तो ये चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार जो उसका पुत्र था, दोनों के दरबार में प्रधानमंत्री बनकर रहते हैं। मतलब मुख्य जो राजनीति है उसको यही संभाल रहे हैं। ठीक, बोला भी जाता है चाणक्य वाली राजनीति, है ना। तो कुल मिलाकर क्या इन्होंने बताया अपनी इस पुस्तक में, किसमें, अर्थशास्त्र में, कि जो हमारा राज्य है वो उसमें क्या अनिवार्य तत्व है, किस राज्य किसके बिना हो ही नहीं सकता, राज्य में मुख्य चीज क्या होनी चाहिए, उसके गुण क्या है। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि 7 चीजें अनिवार्य हैं, यदि वो 7 नहीं है तो राज्य बन ही नहीं सकता, एक अच्छे राज्य की कल्पना हम नहीं कर सकते। तो वो 7 चीजें क्या बताई, इनमें से आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा चाणक्य के सप्तांग सिद्धांत का भाग नहीं है, सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता या आता है। ठीक है, तो राजा, देखो किसी भी राज्य के लिए राजा होना जरूरी है, नहीं तो वो राज्य ही कैसे बनेगा। अमात्य, जो उसके मुख्य अधिकारी है, ऐसा मान लो कि उस टाइम के, जैसे अभी आईएएस पीसीएस होते हैं तो उस टाइम पे वो जो रहते होंगे उनको अमात्य बोला गया है, तो वो मुख्य अधिकारी। जनपद, ठीक है, अलग अलग उनके, जैसे राज्य अभी हमारा देश अलग अलग मुख्य मंडलों या फिर राज्यों में बटा हुआ है, तो वैसे ही जनपद। ठीक है, दुर्ग, किला होना जरूरी है, दुर्ग होने जरूरी है। कोष, एक फंडिंग होनी जरूरी है, फंड होना जरूरी है, पैसा होना जरूरी है, नहीं तो राज्य बिखर जाएगा। दंड, दंड का मतलब यहाँ पर बहुत बड़ी व्याख्या है दंड की, लेकिन फिलहाल संक्षेप में हम बात करते हैं कि कम से कम राजा का, अमात्यों का, राज्य का, राज्य का मतलब ऐसा ही फिलहाल के लिए तो आप यही मान लें कि देश के बारे में बात कर रहे हैं, राज्य भी हम, तो राज्य का या राजा का इतना प्रभाव होना चाहिए जनता पर या नागरिकों पर कि उसको दंड के द्वारा डराया जाना चाहिए। और यहाँ पर जब हम इसकी न्यायिक व्यवस्था देखेंगे तो इसमें कठोर नीति का पालन किया गया है। तो दंड को अनिवार्य तत्व बताते हैं चाणक्य कि उसके यदि दंड का डर रहेगा लोगों को, तभी वो राज्य को सही तरीके से चलाएंगे। ठीक है, उसके अलावा मित्र, तो ये हमारे 7 तत्व हैं, इन्हीं को बोला गया है सप्तांग सिद्धांत अर्थशास्त्र में। ठीक है, अर्थशास्त्र में एक और मुख्य चीज है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वो क्या है, तीर्थ। यहाँ पर हमें 18 तीर्थों का जिक्र मिला है। 18 तीर्थ का मतलब सर्वोच्च अधिकारी। तो पूछा जाता है कि मौर्यकालीन प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारियों को क्या कहा जाता था मौर्यकाल में, तो उनको बोला जाता था तीर्थ। इन्हीं तीर्थों को महामात्र भी बोला गया है या अमात्य बोला गया है। ठीक है, तो यही है 18, कितने संख्या पूछी जाती है कि तीर्थों की संख्या कितनी है, तो 18। तो 18 तीर्थ जो सर्वोच्च अधिकारी होते थे इस समय पर, एक वो है, और दूसरे हैं सब 26 अध्यक्ष। इनसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, इनको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन 18 तीर्थ नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। तो 26 अध्यक्ष होते थे उस समय पर। ठीक है, अलग अधिकारी होते थे। तो ऐसा मान सकते हैं कि इन्हीं से मिलकर क्या बन रहा है, पूरा मंत्रिमंडल बन रहा है मौर्य काल का। ठीक है, कहां से जिक्र मिलता है ये मिलता है अर्थशास्त्र से, जो चाणक्य ने लिखी है, कौटिल्य ने लिखी है। दूसरा हमारे स्रोत है क्या, इंडिका। इंडिका क्या है, मेगास्थनीज की एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने इंडिया के बारे में और खास तौर से क्या मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में बताया। उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ का जो प्रशासन था, इसको खास तौर से ध्यान रखना है, उसमें 30 सदस्य एक संस्था के द्वारा चलाया जाता था। ठीक है, जैसे ये बोल रहे हैं कि यहाँ का प्रशासन ये 18 तीर्थ और 26 अध्यक्ष चला रहे हैं, तो मेगास्थनीज बोलते हैं। मेगास्थनीज कौन है, यदि आपने पुरानी क्लास देखी होगी तो उसमें मैंने समझाया था कि जब यहाँ से सिकंदर गया था तो वो अपने एक सेनापति, एक उत्तराधिकारी को छोड़ के गया था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। उस सेल्यूकस निकेटर का युद्ध हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य से। किस लिए होता है, वही साम्राज्य विस्तार की नीति के कारण। वो सोच रहा है कि मैं सिकंदर के उसको सोच को आगे बढ़ाऊं, उसके राज्य विस्तार करूं। चंद्रगुप्त मौर्य सोचते हैं कि राज्य मैंने बढ़ा ही लिया तो उसको इधर भी बढ़ाया जाए, तक्षशिला और इधर की तरफ, तो वो उधर बढ़ा रहे हैं। दोनों का युद्ध होता है। उस युद्ध में कौन, सेल्यूकस निकेटर हार जाता है। जब वो हार जाता है तो क्या करता है, वो संधि होती है। संधि में क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य उसको 500 हाथी दे देते हैं कि भाई तू घुस रहे, और वो क्या करता है, अपने 4 राज्य है, ठीक है, यहाँ दे देता है चंद्रगुप्त को। कौन, सेल्यूकस निकेटर। वो कौन से राज्य थे, तो वो हेरात, यही पश्चिमोत्तर भारत वाले। ठीक है, वो कांधार, हेरात, ये वाले 4 राज्य है, वो समझाया हुआ है मैंने। अब
उसके और साथ में क्या कर रहा है, वो अपनी बेटी, कौन, सेल्यूकस निकेटर, अपनी पुत्री किसका, हेलना, हेलना उसका नाम था, उसका विवाह कर देता है चंद्रगुप्त मौर्य से। और साथ में क्या करता है, उसके दरबार में एक राजदूत भेजता है जिसका नाम था ये, यहाँ पर मेगस्थनीज। ठीक है, तो मेगस्थनीज कौन है, सेल्यूकस निकेटर के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा हुआ राजदूत। अब ये क्या करेगा, ये वहां पर रह तो रहा है, ये वहां के राजदूत बन के रह रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, ये एक पुस्तक लिख रहा है इंडिका। उसमें जितने टाइम वहां पर रह रहा है उस सब के बारे में ये जिक्र करता है, जितना वहां पर देख रहा है, जितना इसको समझ में आ पा रहा है कि ये लोग कैसे रह रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, मान लिया एक विदेशी यहाँ पर आ जाए तो वो अपने हिसाब से सोचेगा हमारे कामों को देखकर, वैसे ही इसने किया। तो इंडिका में इसने लिखा कि यहाँ का जो प्रशासन है वो 30 सदस्यीय एक संस्था के द्वारा चलाया जाता था, जिसमें 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5 अध्यक्ष थे। 6 समितियां हैं, हर एक में 5 अध्यक्ष हैं, तो 6 पंजे कितने हो जाते हैं, 30। तो यहाँ का प्रशासन 30 सदस्य संस्था के द्वारा, 6 समितियां और प्रत्येक में 5 सदस्य मिलकर ये 30 सदस्य होते थे और यही इसके प्रशासन को चलाते थे। जितना इसको समझ में आया, हो सकता है इसमें से इसने देखा या फिर क्या किया, इसने एक और शब्द बोला, अरिस्टोनोमई। ठीक है, ये नगर का पदाधिकारी होता था। पूछा जाता है कि अरिस्टोनोमई मौर्यकालीन प्रशासन में कौन माना गया, कौन होता था, तो ये जो नगर होते थे यहाँ के, उनका जो पदाधिकारी है, मुख्य अधिकारी है, उसको अरिस्टोनोमई बोला है। पता कहाँ चल रहा है हमें, हमें पता चल रहा है इंडिका से, कि इंडिका में ये दिया हुआ है। साथ में महामात्यप सर्प, इसने एक और चीज बताई है, आगे चल गया, हालांकि आ जाएगा ये। तो गुप्तचर संबंधी जो विभाग होता था उसको महामात्यप सर्प बोला गया है। ठीक है, तो ये अर्थशास्त्र और इंडिका 2 चीज आ जाती हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं, तो अभी हमने देखा हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है सबसे ज्यादा, 18 तीर्थ। तो इनमें से क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन क्या बनते हैं कि हमें दे दिया जाएगा कि नागरख, ठीक है, या आठवेक या समाहर्ता, कौन सा अधिकारी होता था, कौन सा तीर्थ होता था मौर्यकालीन प्रशासन का। तो मैंने बताया मौर्यकालीन जो सबसे उच्च अधिकारी थे, वहां के आईएएस थे, वो कौन होते थे, तीर्थ होते थे। तीर्थों को ही महामात्र या अमात्य बोला गया है। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है। अब इनमें जो मुख्य मुख्य हैं, 18 यहां पर नहीं किए मैंने, लेकिन जो सबसे मुख्य हैं वो किए हैं। इनमें आपको ध्यान रखना है, मंत्री या पुरोहित को तो ध्यान रखना ही रखना है। जो सबसे सर्वोच्च अधिकारी होता था वो कौन होता था, ध्यान रखना है, सर्वोच्च, सर्वोच्च अधिकारी कौन है, तो वो है मंत्री। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है, या पुरोहित। अभी भी कौन है, अगर हम भारत की बात करें तो सबसे बड़ा अधिकारी, यदि भारत के प्रथम पुरुष की बात करते हैं तो राष्ट्रपति है, और उनके सहयोग के लिए जो पहला अधिकारी है वो कौन है, प्रधानमंत्री। पता होगा आपको। तो ये प्रधानमंत्री या प्रमुख धर्म अधिकारी के रूप में जो काम करता था उसको पुरोहित बोला जाता था या मंत्री बोला जाता था। दूसरे नंबर पर आ रहा है सेनापति। अब ये क्रम से नहीं है, ये भी मैं बता देता हूं, पहला जरूर क्रम से है, पहला दूसरा। तो सेनापति क्या है, युद्ध विभाग का जो मंत्री होता था वो कहलाता था सेनापति। ध्यान रखना है। अब इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है, वो चीज बता दे रहा हूं। जो युद्ध विभाग का मंत्री है या सर्वोच्च अधिकारी है वो कौन है, सेनापति। और यहां पर एक दिया हुआ है नायक। इन दोनों को अलग अलग चीजें में ध्यान रखना है। जो सेना का संचालन कर रहा है या नगर रक्षा का अध्यक्ष है, नगर, ऐसा समझें, जो नायक है वो क्या है, नगर रक्षा का अध्यक्ष है। जो नगर में जो पुलिस लगी हुई है उसका जो अध्यक्ष है, या फिर सेना का संचालक है, सेना की कोई टुकड़ी है उसका संचालन कर रहा है, तो वो नायक कहलाता था। और जो सबसे बड़ा नायक है, नायकों के ऊपर है, सभी नायकों के ऊपर, वो कौन है, सेनापति, जो युद्ध विभाग का मंत्री है, पूरे युद्ध विभाग को संभाल रहा है। ठीक है, तो दोनों चीजों को ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग हैं। तो सेनापति युद्ध विभाग का, या फिर ऐसे ही मान सकते हैं युद्ध विभाग का जो मंत्री है वो ये है, और नायक कौन है, सेना का संचालक। ठीक है, नागरिक कौन है, नगर का प्रमुख अधिकारी या नगर कोतवाल। नागरिक नाम में ही आ रहा है, तो हमें आएगा कैसे, देखो देखने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन जब प्रश्न आता है ना, जब गड़बड़ होती है, हमें आ जाएगा नागरिक कौन है निम्नलिखित में से। तो मौर्यकालीन नागरिक, रहने वाले लोग, जनता, नागरिक कहलाते थे। अगर ऐसा स्टेटमेंट आए गलत है, तो नागरिक कौन है, नगर का प्रमुख अधिकारी। ठीक है, दंडपाल, कभी कभी ये कंफ्यूज कर देता है। दंडपाल का मतलब जो पुलिस का प्रधान है उसको दंडपाल बोल रहे हैं हम। उसका काम था पुलिस का काम करना। दंडपाल, दंड देने वाला,
या फिर दंडपाल एक और काम करता था, जो ये सेना होती थी इनकी, उन उसके लिए जो सामग्री जुटाने का काम करता था। सामग्री किसको कहेंगे? हवन वाली सामग्री नहीं, उसके लिए जितने भी चीजें होनी है, उसके लिए बंदूक तो उस समय पर नहीं होती थी, लेकिन अस्त्र चीज वाली चीजें जो भी जुटाता था, वर्दी जुटानी है, वो सब कौन करता था? ये दंडपाल ही करता था। समाहर्ता, समाहर्ता क्या? राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी समाहर्ता, जो संभालेगा राजस्व को, वो समाहर्ता है। सन्निधाता, जो राजकीय कोषाध्यक्ष है, पैसे का जो अध्यक्ष है राज का, वो कौन है? सन्निधाता। समाहर्ता, सन्निधाता लगभग एक से है। आठविक, वन विभाग का जो प्रधान अधिकारी होता था उसको आठविक बोला जाता था, वन विभाग का प्रधान आठविक। और कर्मांतिक किसको? उद्योगों और कारखानों का जो प्रधान निरीक्षक होता था वो कौन है? कर्मांतिक। कर्म करने वाला, ठीक है, कर्मांतिक, उद्योगों और कारखानों का कर्म करने वाला। ठीक है, तो ये हो जाते हैं। इनमें से आप मुख्य मुख्य को ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि दंडपाल कौन है, नागरक कौन है, या फिर समाहर्ता कौन है, आठविक कौन है। ठीक है, सेनापति और नायक का पता ही है कि वो युद्ध विभाग का संचालन कर रहा है, वो सेना का संचालन कर रहा है। इसमें एक बात और बता दे रहा हूं, जो नायक है वो सर्वोच्च अधिकारी है, इसके नीचे भी सब नायक होते थे। ठीक है, अभी मैंने शायद पहले बोल दिया है इस चीज को। तो नायक सर्वोच्च अधिकारी है, इसके नीचे सर्वनायक है, उन सब के ऊपर एक नायक बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज है। तो ये हमारे तीर्थ हो जाते हैं। इनमें दुर्गपाल, अंतपाल, थोड़ा सा अंतर देखो, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो मैं समझा रहा हूं बस उसको समझो। दुर्गपाल, अंतपाल क्या है? दुर्ग की, जो किले की रक्षा करने वाला है वो दुर्गपाल हो गया, तो राजकीय दुर्ग की रक्षकों का प्रधान, दुर्ग का रक्षा करने वाला। अंतपाल, ये जो अंत की रक्षा करने वाला है, अंत मतलब सीमा की रक्षा करने वाला है, तो सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा करने वाला वो अंतपाल हो गया। तो दुर्गपाल, दुर्ग के किलों की रक्षा करने वाला, और वही जो किले जो सीमावर्ती हैं, सीमा के आसपास वाले किले हैं, उनकी रक्षा करने वाला अंतपाल हो जाता है। प्रतिष्ठा और व्यवहारिक में डिफरेंस याद रखना है। तो ये डिफरेंस क्या है? ये दोनों क्या है? न्यायाधीश है। और कौन से न्यायाधीश है? फौजदार, एक है फौजदारी न्यायालय का, एक है दीवानी न्यायालय का। दो तरह के न्यायालय होते हैं, ये सभी को पता होगा। अभी भी दो तरह के न्यायालय होते हैं, जो कोर्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक कौन सा? एक होता है हमारा दीवानी मामलों वाला, जैसे कोई भी घरेलू झगड़े हो गए, जमीन का विवाद हो गया, ये सब किस में आते हैं? टैक्स वगैरह, ये सब आ जाते हैं हमारे दीवानी मामलों में। और एक हो गया फौजदारी, लड़ाई झगड़ों वाले मामले, वो आ जाते हैं हमारे फौजदारी मामलों में। तो देखो, व्यवहारिक फौजदारी वालों में तो होगा नहीं, जिसका व्यवहार अच्छा हो वो फौजदारी में तो चलेगा नहीं, वो किस में चलेगा? आपसी समझौता कराना है, जमीन का झगड़ा है, विवाह का झगड़ा है, आपसी संबंधों का झगड़ा है, ये सब जो मुद्दे हैं वो किसमें? व्यवहारिक के पास जाते हैं। तो दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन कहलाता था? व्यवहारिक। और फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रदेष्टा। ठीक है, तो यहाँ पर जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है मैंने वो सब कुछ कलेक्शन करने की कोशिश की है। ये नहीं है कि सारे को ही लगा दिया। ठीक है, जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है तो आप इसमें से तीन चार को ध्यान रखेंगे, बाकी आप इनको, इनका डिफरेंस याद रखें बस। ठीक है, रटने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। मुख्य अध्यक्ष है, ये मुख्य अध्यक्ष लिए हैं। कितने? 26 अध्यक्ष होते थे, लेकिन उनमें से जो काम काम के जरूरी हमारे अध्यक्ष हैं वो ये वाले अध्यक्ष हैं। बाकी को मैं बता दूंगा, बाकी को भी आप छोड़ेंगे नहीं, इतना बता देता हूं अभी। जैसे कैसे नहीं छोड़ेंगे, आपको बस इतना याद रखना है। जैसे ये आ गया हस्ताध्यक्ष, हाथियों का अध्यक्ष, जो हाथियों की टुकड़ी है उन सबको संभालने वाला कौन है? हस्ताध्यक्ष। अब आपको आ जाएगा अश्वाध्यक्ष। अगर मैंने बोल दिया अश्वाध्यक्ष, तो ये कौन हो जाएगा? जो घोड़ों की टुकड़ी को या घोड़ों का अध्यक्ष होगा वो कौन हो जाएगा? अश्वाध्यक्ष। तो इस तरह से मिलते जुलते नाम बहुत सारे आएंगे, आप उनमें से अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो उसको टिक कर लेंगे आराम से। तो फिलहाल क्या है, इसमें से जो महत्वपूर्ण है वो चीज आपको देखनी है। सीताध्यक्ष ध्यान रखना है। सीताध्यक्ष कौन होता था? कृषि विभाग का अध्यक्ष। ये पता होगा सीता किसको बोला जाता है? प्राचीन काल में सीता नालियों को बोला जाता था। तो खेत नाली कौन सी? खेतों वाली नाली। खेतों में हम पानी चलाने के लिए और खेतों में खेती करने के लिए जब हम हल से जोतते हैं, तो हल से जो जुता हुआ गड्ढा वाला भाग होता है, वो जो नाली बनी हुई होती है उसको सीता बोला जाता है। तो उसी से जुड़ा हुआ है कृषि। तो कृषि विभाग का अध्यक्ष कौन है? सीता अध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष, लक्षण किसके? टकसाल का अध्यक्ष। जो टकसाल होती थी उस समय पर, उसका जो अध्यक्ष है वो कौन है? लक्षणाध्यक्ष है। नवाध्यक्ष, जो हमारी नेवी होती है, ठीक है, यानी कि जहाज रानी विभाग,
जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष कौन है? नवाध्यक्ष, इसको ध्यान रखना। विविता अध्यक्ष, चारागाह विभाग का अध्यक्ष, ठीक है। जो चारागाह विभाग है उसके लिए भी अध्यक्ष होता था, जिसको बोला जाता था विविता अध्यक्ष, ठीक। बंदरों का सॉरी बंदर नहीं, गलती से बोले हम, बंदरगाहों का अध्यक्ष, पत्तनाध्यक्ष। बंदरगाहों को क्या बोला जाता है? बंदरगाह को क्या होते हैं? कई लोग तो इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं, जो पहले जिन्होंने पढ़ा हुआ नहीं होता या फिर जिनको पता नहीं होता। बंदरगाह का मतलब ये नहीं है बंदर और गाय। बंदरगाह का मतलब होता है, हड़प्पा सभ्यता में भी मैंने समझाया था, जहां पर पानी के जहाज आकर रुकते हैं। तो सी पोर्ट को क्या बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में? बंदरगाह। और उसी को बोला जाता है पत्तन। पत्तन भी बंदरगाह को बोला जाता है, विमान पत्तन। तो पत्तना अध्यक्ष क्या हो जाएगा? बंदरगाहों का अध्यक्ष, ठीक है। शुल्काध्यक्ष क्या होगा? जो शुल्क लेने वाला है, ठीक है, पैसा लेने वाला है, किसी चीज पर चार्ज लगाने वाला है। तो चुंगी या शुल्क विभाग का अध्यक्ष शुल्काध्यक्ष हो जाएगा। गणिकाध्यक्ष, गणिका का मतलब वैश्याएं। जो मौर्य काल है उस समय पर जो वैश्याएं होती थी, जो वैश्याओं का काम करती थी, उनको बोला जाता था गणिका, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो उनका जो अध्यक्ष होता था वो गणिकाध्यक्ष होता था। अब यहाँ पर एक चीज और बता दे, देखो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको। गणिकाध्यक्ष हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, पतनाध्यक्ष इंपॉर्टेंट होता है, सीताध्यक्ष इंपॉर्टेंट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनको छोड़ना ही नहीं है। वैश्य उस समय पर वैलिड होती थी, ठीक है। जो हमारा प्रोस्टिट्यूशन है, प्रोस्टिट्यूट वाला काम है, वो उस समय पर वैलिड होता था। किस लिए वैलिड होता था? तो वहां पर बहुत सारे रीजन्स हैं उसके, उनमें से एक दो रीजन मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि बहुत ज्यादा मुख्य विषय नहीं है ये, लेकिन हमें ये समझ में आना चाहिए कि क्यों। क्योंकि लोगों के मन में विचार होगा कि इसके लिए भी सरकार ने अध्यक्ष बनाया हुआ है, ठीक है, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो वैश्याओं को वहां पर वैलिड किया गया, और वहां पर विशेष वैश्या होती थी जिनको गणिकाएं बोला जाता था, ठीक है। उनमें अभी आगे चल के आ भी जाएगा। तो उनमें क्या होता था कि उनके अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, और गुप्तचर विभाग की तरफ से उनको वहां पर रखा जाता था, गणिकाओं को, ठीक है। कैसे रखा जाता था? यदि कोई विदेशी आ रहा है या बाहर से आ रहा है, या समाज में क्या चल रहा है, देखो जो समाज में गलत से गलत लोग हैं, वो कहां पर, गलत से गलत का मतलब जो गलती करने वाले हैं, हमारा समाज उनको दो जगह पर देखता है सबसे ज्यादा, या तो ठेकों पर या फिर ठेकों पर, दोनों ठेकों पर, ठीक है। तो या तो वैश्याओं की तरफ, प्रोस्टिट्यूशन की तरफ, या फिर दूसरी तरफ कौन सा, जो मतलब ठेके दारू पीने वाले होते हैं उनकी तरफ, या तो नशे में, या फिर उधर की तरफ। तो यहां पर इस मौर्यकालीन प्रशासन में एक चीज की गई कि यहां पर भी गुप्तचर विभाग इस जगह रखो, और वहां पर गणिकाओं को नियुक्त कर दो अपने प्रशासन की तरफ से, जिससे कि वो ये देखती रहे कि कौन व्यक्ति किस तरह का है, और वो वहां से निकालती रहे। जैसे कि अभी भी मूवीज में हम देखते हैं कि यदि कोई चोरी हुई है, बड़ी चोरी हुई है, कोई डाका डला है, हत्या हुई है, तो सबसे पहले पुलिस किसको उठाती है? पुलिस उठाती है जो पुराने चोर होंगे उनको, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर किया जाता था, तो इसलिए इनका भी अध्यक्ष है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, गणी का अध्यक्ष क्या है। पन्याध्यक्ष, व्यापार या वाणिज्य का अध्यक्ष को पन्याध्यक्ष बोलते थे। हस्ताध्यक्ष मैंने बता ही दिया। और मुद्रा अध्यक्ष, मुद्रा अध्यक्ष को भी ध्यान रखना है। ये क्या है? राजकीय चिन्ह, जो वहां पर मोहर होगी, वो जो इनका राजकीय चिन्ह है। मुद्रा और पासपोर्ट विभाग का जो अध्यक्ष है वो कौन सा है? मुद्रा अध्यक्ष। तो तीन चार अध्यक्ष को ध्यान रखना ही है। उसके अलावा हम आगे आते हैं, तो यहाँ पर मौर्यकालीन प्रांत चक्र मिलते हैं, और ये खंड स्तर मिलते हैं उनके, ठीक है। मतलब अलग अलग भागों में विभाजित था। मौर्यकालीन प्रशासन का पहले पेज को छोड़कर ये वाला पेज सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूं अभी। देखो सबसे ज्यादा हमारे लिए ये, एक तो इसमें बताया था मैंने, उसके अलावा ये वाला आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो जो मौर्यकालीन प्रांत थे, पूरा मौर्यकालीन ये था, साम्राज्य था, वो मुख्य रूप से चार प्रांतों में बटा हुआ था। अब कहोगे ये तो पांच है, तो पांचवा बाद में जोड़ा था इसमें। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो बनाया था वो चार प्रांत बनाए। मतलब जैसे अभी भारत अलग अलग राज्यों में विभाजित है, वैसे ही चार प्रांतों में ये मौर्यकालीन साम्राज्य विभाजित था, लेकर उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक। ये जो सारा साम्राज्य है वो कौन कौन से चार प्रांत थे? उत्तरापथ, यानी कि तकसीला वाला हिस्सा, जो अभी हम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर वाली साइड देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते थे उत्तरापथ। ध्यान रखना है, उत्तरापथ की राजधानी हमसे पूछ लेगा तो तक्षशिला। दक्षिणापथ यानी कि दक्षिण वाला, कर्नाटक वाला हिस्सा, तो वहां पर सुवर्णगिरी इसकी राजधानी थी। उत्तरापथ तक्षशिला, दक्षिणापथ सुवर्णगिरी। अवंती
उज्जैन या उज्जैनी इसकी राजधानी थी। अवंती की राजधानी उज्जैनी। तो अवंती एक प्रांत होता था। और चौथा प्रांत होता था प्राची या मध्य देश। कहाँ पर पड़ता था ये? बिहार, पाटलिपुत्र वाला क्षेत्र, बिहार, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, झारखंड वाला हिस्सा, ये वाला क्षेत्र सारा, उड़ीसा का कुछ हिस्सा। तो ये प्राची क्या था? पाटलिपुत्र इसकी राजधानी है। तो चार प्रांत है, दोबारा सुने। एक उत्तर में कौन सा? तक्षशिला वाला क्षेत्र, नीचे सुवर्णगिरी, एक मध्य का मतलब बीच में ये प्राची वाला क्षेत्र, कौन सा? पाटलिपुत्र। और एक आ रहा है अवंती यानी कि उज्जैनी वाला क्षेत्र, मध्य में ये भी। जब सम्राट अशोक राजा बनता है तो वो क्या करता है? कलिंग युद्ध लड़ता है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तो जब कलिंग युद्ध होता है, कलिंग युद्ध को कलिंग को जीतने के बाद में 269 ईस्वी पूर्व के बाद में वो क्या करता है? ये एक अलग प्रांत बना देता है कलिंग। और उसकी जो राजधानी बनाता है वो बनाता है तोसली। हालांकि दो राजधानी थी उसकी, बताई थी, एक जोगढ़ भी थी, एक तोसली है। उत्तरी वाली तोसली है, दक्षिण वाली जोगढ़ है, लेकिन मुख्य रूप से तोसली इसने राजधानी बनाई। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये पांच प्रांत हो जाते हैं अशोक के बाद में। तो इन पांचों प्रांतों को ध्यान रखना है, उनकी राजधानी ध्यान रखनी है, तोसली कलिंग की राजधानी। इसके अलावा खंड, स्तरीय खंड क्या है? जैसे अभी भी आप देखोगे सबसे पहले गांव होते हैं। गांव के अलावा गांव, कुछ गांव जुड़कर क्या बनाते हैं? ब्लॉक बनाते हैं, फिर तहसील बनाते हैं, फिर वो जुड़कर क्या बनाएंगे? जिले बनाएंगे, जिले जुड़कर क्या बनाएंगे? कुछ जिले मिलकर हमारे मंडल बनाते हैं, और कुछ मंडल मिलकर हमारा प्रांत बना देते हैं, ठीक है, राज्य बना देते हैं। तो वैसे ही उस समय पर था। तो जो इनका केंद्र है वो ये है। प्रांत और मुख्य अधिकारी, सॉरी, स्तरीय खंड। सबसे पहले नीचे से चलते हैं। तो देखो कुछ गांव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। तो सबसे पहले एक गांव है। सबसे पहला क्वेश्चन, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? गांव पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्यकालीन प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? गांव होती थी। जैसे अभी भी गांव है, हमारे गांव से ही ग्राम प्रधान बनता है, और वही सबसे छोटी इकाई है स्थानीय प्रशासन की। उसके अलावा जो सबसे बड़ी इकाई होती थी वो कौन सी होती थी? प्रांत होती थी। इस बात को ध्यान रखना है, सबसे बड़ी इकाई प्रांत। तो अब ये जो गांव है, कुछ गांव मिले, उन्होंने ऐसे 10 गांव मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इन्होंने मिलकर क्या बना दिया? एक संग्रहण बना दिया। तो पूछा जाता है संग्रहण क्या? हालांकि संग्रहण को नहीं पूछा जाता, इसमें मैं बता देता हूं, ये ध्यान रखना, क्या जिसको छोड़ना ही नहीं है बिल्कुल। द्रोणमुख अक्सर पूछ लिया जाता है, स्थानीय कभी कभी पूछ लिया जाता है, खारवेटी को भी ध्यान रखना है, आहार या जिला, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो कुछ गांव मिलकर क्या बना रहे हैं? संग्रहण बना रहे हैं। तो 10 गांव मिलकर एक संग्रहण बना लिया, ठीक है। फिर वो 200 गांव मिलकर ऐसे और संग्रहण मिले, और जब ये 200 गांव हो जाते थे, ऐसे करते करते एरिया बढ़ गया, और जब ये 200 गांव हो जाते थे तो वो क्या कहलाता था? खारवटिक। जब 200 गांव मिल जाते थे, 200 गांवों का एक क्षेत्र, बड़ा क्षेत्र को बोलते थे खारवटिक, ठीक है, ध्यान रह जाएगा। और 400 गांवों के, ऐसे दो खारवटिक के आसपास वाला क्षेत्र, यानी कि जब 400 गांव हो जाएंगे तो उनके आसपास वाला क्षेत्र कहलाता तो द्रोणमुख। इसको अक्सर पूछ लेता है। और स्थानिक बोलते थे 800 गांव वाले को। तो सबसे पहले ध्यान क्या रखना है? नॉर्मली वैसे ध्यान रख लेना। सबसे हम जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है, निम्न इकाई है, वो कौन सी है? गांव। 10 गांव मिलकर बना रहे हैं हमारा संग्रहण, संग्रह कर रहे हैं। तो 10 गांव मिलकर संग्रह किया, फिर उसके बाद 100 नहीं 200, सीधा 200 पे पहुंच जाए तो क्या हुआ? खारवटिक हुआ। फिर 400, 200 दूनी 400, ठीक है, बस यहाँ पर एक गड़बड़ है कि यहाँ इसको 100 मत कर देना। तो 200 दूनी 400, वो 400 गांव मिलकर क्या बना रहे हैं? तो वो द्रोणमुख बना रहे हैं। 400 दूनी 800 गांव मिलकर क्या बना रहे हैं? वो स्थानीय बना रहे हैं, ठीक है। और ये जो स्थानीय है वहीं पर बन जाते हैं हमारे जिले, या इन जिलों को ही बोला जाता था विषय, या इन्हीं को बोला जाता था आहार, ठीक है। और इनका जो प्रधान होता था ये स्थानीय से बना हुआ है, या फिर विषय नाम से बना हुआ है, इसको बोलते थे विषयपति या स्थानीय। तो पूछा जाता है कि जिले का अधिकारी क्या मतलब जिले का अधिकारी क्या होता था? तो क्या होता था वो? या तो विषयपति या स्थानीय, ठीक है। ये कुछ मिलकर बनाते थे मंडल, ठीक है। मंडल का जो अधिकारी था वो कौन था? प्रदेष्टा या प्रादेशिक। प्रदेष्टा मैंने बताया था कौन था? फौजदारी न्यायालय वाला, उसको प्रदेष्टा बोलते थे, या इसको जो अधिकारी है प्रादेशिक, प्रदेश से बना हुआ है। प्रांत मुख्य अधिकारी क्या होता था? कुमार। जो सबसे सर्वोच्च अधिकारी है प्रांत, कुमार या आर्यपुत्र, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन होता है कि अशोक राजा बनने से पहले किस राज्य का कुमार था,
ठीक है, या आर्यपुत्र था। तो कौन सा? अवंती का। ध्यान रखना है, बताया था मैंने कि जब राजा बना नहीं था तो बिंदुसार जब राजा था तो उसका पुत्र है अशोक, उसने क्या काम किया, इसको अवंती का राज्यपाल नियुक्त किया, ठीक है, या उज्जैनी का राज्यपाल नियुक्त किया। तो ये क्या था, कुमार था या आर्यपुत्र था, कहाँ का, ये अवंती या उज्जैनी का। और फिर ये केंद्र आई जा रहा है हमारा, ठीक है। तो इनको आप एक बार ध्यान से देख लेना। उसके बाद आते हैं यहाँ की सैन्य व्यवस्था कैसी है, गुप्तचर व्यवस्था कैसी है। तो सैन्य व्यवस्था चाणक्य के अनुसार सेना का मुख्य भाग क्या कहलाता था, चतुरंग। हालांकि सेना तीन भागों में विभक्त होती थी, इस बात को ध्यान रखना है। सेना तीन तीन तरह की सेना, मतलब तीन भागों में विभक्त है सेना, अलग अलग तरीके से। लेकिन ये चतुरंग बल क्या है, चतुरंग बल है कोई भी एक टाइप, जैसे अभी क्या है, देखो कन्फ्यूजन हो जाता है यहाँ पर। हमारी जो सेना है, मतलब भारतीय सेना, वो कितने भागों में विभक्त है, अभी भी तीन भागों में विभक्त है। थल सेना, जल सेना, नौ सेना, वायु सेना, ठीक है, तीन तरह से है। वैसे ही इस समय पर तीन तरह से सेना विभक्त थी। लेकिन जो सेना होती थी थल सेना हमारी, उसके वो चार तरीके से उसमें सैनिक होते थे, मतलब चार टुकड़ियों में विभाजित होती थी। क्या? पैदल चलने वाले सैनिक, घुड़सवार सैनिक जो घोड़े पर बैठकर चलते थे, हाथी पर चलने वाले सैनिक, और रथों में चलने वाले लोग, ठीक है। तो ये इन चार तरह से वो दिखाई देती थी, इसीलिए इसको बोला गया है चतुरंग बल, चार रंगों वाला बल, ठीक है। किसके कहां पर मिलता है ये? कौटिल्य या चाणक्य के अर्थशास्त्र में हमें देखने को मिलता है। दूसरी चीज, गुप्तचर व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर। मैंने बताया था मेगास्थनीज भी इस बात का जिक्र करता है, हालांकि चाणक्य भी इस बात का जिक्र करते हैं कि इसका, महामात्यम सर्प का। तो ये विभाग कौन सा होता था, गुप्तचर विभाग पूछा जाता है, तो गुप्तचर विभाग का नाम होता था महामात्याप सर्प। महामात्याप सर्प, सांप, मात्य, महामात्य जो होते थे बड़े अधिकारी जो हैं, उनमें जो सांप का काम कर रहे हैं अंदर ही अंदर, तो वो क्या है, महामात्याप सर्प। अर्थशास्त्र में इनको क्या कहा गया है, तो गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है। पूछा जाता है ये कि गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में किस नाम से बुलाया गया है, तो गूढ़ पुरुष, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, गूढ़ पुरुष, ठीक है, अर्थशास्त्र में। इसके अलावा हम न्याय व्यवस्था की बात करें, हालांकि मैंने पहले ही बता दिया है कि कठोर और दंड व्यवस्था थी यहाँ पर। जब चाणक्य अपना सप्तांग सिद्धांत देते हैं तो उसमें से एक अंग आता है उसका दंड, जो अनिवार्य रूप से, तो कठोर दंड व्यवस्था थी यहाँ पर। प्रत्येक स्तर खंड पर न्यायालय थे, मतलब जैसे अभी भी, अभी क्या है, अभी आप न्यायालय देखते होंगे, सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हमारे। तो वैसे ही यहाँ पर अलग अलग लेवल पर कोर्ट होते थे। वो कोर्ट्स की अगर हम बात करें, न्यायालयों की बात करें, तो जो सबसे छोटा न्यायालय होता था वो होता था गांव में, ग्राम न्यायालय, ठीक है, ग्राम न्यायालय। और सबसे बड़ा न्यायालय होता था केंद्रीय न्यायालय, सीधा सीधा सा है। तो गांव में गांव न्याय, जब हर स्तर पर न्यायालय है, तो सबसे छोटी इकाई कौन सी थी प्रशासन की? गांव। तो गांव में ही न्यायालय होगा, तो वो गांव न्यायालय सबसे छोटा। सबसे ऊपर कहां पर पहुंच रहे थे? पूरा सेंटर, जिसके अंडर में आएंगे कुछ प्रांत, चार पांच प्रांत, ठीक है। तो सबसे बड़ा न्यायालय क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट कहां पे होगा? सेंटर में होगा। तो ये केंद्रीय न्यायालय सबसे बड़ा। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालयों का जिक्र मिलता है हमें, मतलब ये तो हो गए हर स्तर पर न्यायालय, लेकिन कोई भी जो न्यायालय होते थे वो दो स्तर वाले न्यायालय देखने को मिले हैं। अपवाद इसके अलग है, उसको मैं छोड़ देता हूं। तो दो स्तर वाले न्यायालय देखने को मिले, कौन कौन से? एक दीवानी न्यायालय, एक फौजदारी न्यायालय, दोनों को बता दिया मैंने। दीवानी न्यायालय का जो न्यायाधीश होता था उसको व्यवहारिक बोलते थे, और फौजदारी न्यायालय के न्यायाधीश को प्रदेष्टा बोलते थे। ये तो हमने कर लिया। लेकिन जो न्यायालय होता था उसको क्या बोलेंगे हम, ठीक है। जैसे अभी मैं बात करूं, हम एक तरफ तहसील बोलते हैं, एक तरफ कचहरी बोलते हैं, एक तरफ म्युनिसिपल बोलते हैं, तो ऐसे अलग कुछ कुछ अलग चीजें हैं ना। तो जो दीवानी न्यायालय होता था उसको बोलते थे धर्म स्थीय, धर्म स्थीय, ठीक है, धर्म स्थीय, धर्म की बात कर रहे हैं, व्यवहारिक बात कर रहे हैं, दीवानी बात कर रहे हैं, आपस में मिलाने की बात कर रहे हैं, जो जमीन के मुद्दे हैं, विवाह के मुद्दे हैं, टैक्स के मुद्दे हैं, इन सब की बात कर रहे हैं, प्यार भाव से जो निबट जाए, तो धर्म स्थीय, ठीक है। कौन सा? दीवानी न्यायालय होता था। इसका जो न्यायाधीश था वो न्यायाधीश कौन था? व्यवहारिक, ठीक है। जो दूसरा न्यायालय है फौजदारी न्यायालय, इसको बोलते थे कंटक शोधन। कंटक मतलब जो कांटे हैं, है ना, जो गलत कांटे हैं उनमें शोधन करना है, उनको शुद्ध करना है, उनको हटाना है,
ठीक है, न्याय देना है। तो कंटक शोधन कौन सा था? फौजदारी न्यायालय होते थे, और इसका जो न्यायाधीश होता था वो न्यायाधीश कौन सा होता था? प्रदेष्टा। इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये हमारी सैन्य, गुप्तचर और न्याय व्यवस्था हो जाती है। अब आगे आते हैं हम, दास व्यवस्था कैसी थी, स्त्रियों की व्यवस्था कैसी थी। थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी और 5-10 मिनट में समाप्त हो जाएगी, ध्यान से समझते रहना, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। तो दास व्यवस्था, अब देखो होने को बहुत कुछ है, मैं फिर से वही बात बोलूंगा, लास्ट क्लास में बोली थी, मौर्य प्रशासन अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अगर आप इसको पीजीटी के लिए तैयार करेंगे, टीजीटी, या फिर आप केवल यूपीएससी के लिए तैयार करेंगे, तो यहाँ पर बहुत कुछ है बताने को। लेकिन हम बाकी सभी एग्जाम्स का बेस और वनडे सभी एग्जाम के लिए ये चीजें पर्याप्त है, इनमें से कुछ नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर क्वेश्चन आते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है, तो दास व्यवस्था, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है। 9 प्रकार के दास बताए हैं, मतलब अलग अलग टाइप के दास। जैसे कि किसी को जबरदस्ती दास बना लिया, उसका अलग। अब देखो वो सभी दासों को, 9 दासों को चाहता तो मैं यहाँ पर लिख देता, लेकिन उनकी जरूरत नहीं है। उनकी जरूरत केवल पड़ेगी हमें टीजीटी पीजीटी में, तो वो अलग भाग हो गया। ठीक है, टीजीटी पीजीटी जब हिस्ट्री की मैं कराऊंगा तो वहां पर उसको ले लेंगे। तो फिलहाल 9 प्रकार के दास यहाँ पर बताए हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बता देता हूं कि एक दास है, जब हम किसी राज्य को अधीन कर लेंगे तो उसमें जो दास मिलेंगे हमें वो स्वाभाविक दास हो गए हमारे। हम किसी को जबरदस्ती दास बना रहे हैं, या फिर किसी को खाने के बदले दास बना रहे हैं, इस तरह से अलग अलग 9 प्रकार के दास का उल्लेख इसने किया है अर्थशास्त्र में, कौटिल्य ने। अब ये कृषि और व्यवस्था में इनका योगदान रहता था, इस बात को ध्यान रखना है। मतलब दास करते क्या थे? तो खेती में काम कर लेते थे, और जो अर्थव्यवस्था थी उसमें सहायक रूप में काम कर लेते थे। अशोक के शिलालेखों में दास और कर्मकारों का उल्लेख है। हमें सीधा पहला क्वेश्चन क्या होता है, दासों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है, अशोक के अभी शिलालेखों में मिलता है, लेकिन मेगास्थनीज और स्टेबो के ने इनका जिक्र नहीं किया है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो कौटिल्य तो कह रहा है कि हाँ दास थे, लेकिन मेगास्थनीज को दास नजर नहीं आ रहे, उसको लग रहा है कि ये किसान ही है, वो तो हमें पता है कि ये दास है हमारे। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा समझाने के लिए मैंने बोल दिया ये। तो अशोक के शिलालेखों में दास और कर्मकारों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दास 9 प्रकार के, और ये सब अलग अलग तरीके से उल्लेखित है। मैगस्थनीज और स्टेबो के अनुसार भारत में दास प्रथा ही नहीं है। ठीक है, वो केवल काम करने वाले हैं। तो ये मान रहे हैं, ये नहीं मान रहा। स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? स्मृति काल की अपेक्षा अधिक सुरक्षित थी। जो बीच में आकर जब हमने वैदिक काल किया था, तो वैदिक काल का, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो जाता है? उत्तर वैदिक कालों में स्त्री की स्थिति में गिरावट आती है। सभा समिति विधत से खत्म। ठीक है, समाज से उनको निम्न दशा में देखा जा रहा है। स्त्रियों की स्थिति इतनी गिर जाती है कि उनको जो आदमी के शौक होते हैं उनमें गिना जाने लगा है। ठीक है, हर जगह से उनको निम्न दशा में देखा जा रहा है। शूद्र और स्थिति एक लेवल पर है। सुरा, शूद्र और स्त्री तीनों एक लेवल पर गिने जा रहे हैं, धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल के बाद तक आते आते। ठीक है, तो लेकिन उसकी अपेक्षा यहाँ पर क्या हो गई है? सुरक्षित हो गई है, अच्छी हो गई है। कैसे? क्योंकि वो प्रशासन में शामिल है। कैसे मान रहे हैं हम स्त्रियों की स्थिति अच्छी है? क्योंकि वो प्रशासन में शामिल होती थी इस समय पर, एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, नियोग और पुनर्विवाह की उन्हें अनुमति थी। अब ये नियोग क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ, हालांकि बहुत डिटेल में नहीं, थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए, तो वो भी बता दे रहा हूँ। नियोग क्या होता है? देखो, अगर स्त्री और पुरुष का संबंध है तो वो कुछ तरह से बिगड़ सकता है और कुछ तरह से बन सकता है। बनने का मतलब है विवाह, और बिगड़ने का मतलब है विवाह विच्छेद। देखो, या तो पुरुष की मृत्यु हो जाए तो स्त्री क्या होगी? विधवा होगी, अलग हो गए। या फिर क्या हो जाए? दोनों के विचार नहीं मिल रहे हो किसी भी कारण से, दोनों अलग हो गए, विवाह विच्छेद, उसको हम तलाक की कैटेगरी में डाल देंगे। तीसरा क्या है? तीसरा है नियोग। यदि पुरुष, उस समय की बात बता रहा हूं मैं, यदि पुरुष संतान उत्पन्न करने में अक्षम है, सक्षम नहीं है, मतलब उससे संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही है किसी भी कारण से, तो वहां पर क्या होगा? स्त्री अपना संतान उत्पत्ति के लिए किसी दूसरे पुरुष से या तो विवाह कर सकती है, या दूसरे पुरुष से संतान उत्पत्ति कर सकती है, या फिर दूसरे पुरुष के साथ विवाह करके जा सकती है। ठीक है, इसको बोला गया है नियोग प्रथा। तो यहां पर स्त्रियों को नियोग करने का अधिकार था। ठीक है, योग से अलग प्रथा नियोग। या फिर पुनर्विवाह, दोबारा विवाह करने की भी अनुमति थी। तो केवल पुरुषों को नहीं था, स्त्रियों को भी था इन सब का अधिकार। स्त्री व पुरुष दोनों को विवाह विच्छेद का अधिकार था। ऐसा नहीं था कि तलाक 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 कह दिया तो खत्म।
दोनों विवाह विच्छेद कर सकते हैं, अलग हो सकते हैं, ठीक है। या यदि स्त्री विधवा हो गई है तो उस विधवा का विवाह का प्रचलन भी यहाँ पर देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, प्रशासन में भी है, उन्हें पुरुषों के जैसे सारी चीजें करने का अधिकार है। तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी है, ठीक है। साथ ही साथ स्त्री प्रथा की यदि सॉरी सती प्रथा की हम बात करें तो सती प्रथा यहाँ पर अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन यूनानी लेखकों ने माना है इसे। ये यूनानी लेखक है, ये हमारा भारतीय लेखक है अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में स्त्री का प्रमाण नहीं मिल रहा है, सॉरी सती प्रथा का प्रमाण नहीं मिल रहा है। सती प्रथा का पहला अभिलेख या प्रमाण गुप्त काल में जाके मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सती प्रथा के बारे में जिक्र हमें देखने को मिला है कि भाई कोई पति मर गया तो उसके साथ साथ चिता पे पत्नी भी स्वाहा हो जा रही है, ठीक। वो यूनानी लेखकों में कहीं कहीं पर देखने को मिला है, लेकिन उसको हम पूर्ण तरह नहीं मान सकते। साथ के साथ वैश्याओं या गणिका, मैंने देखो अलग अलग, वैश्या, गणिका या रूपा जीवा, जीवा ये, इसका उल्लेख भी हमें देखने को मिला है, ठीक है। तो जहां पर स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी है वहां पर हम इस तरह से भी उन्हें देख रहे हैं। तो वैश्याएं या गणिका या रूपा जीवा किसको बोल रहे हैं हम, जो वैश्या का काम करने वाली है, प्रोस्टिट्यूट का काम करने वाली है। और उसको मैंने बता दिया कि समाज में तालमेल रहे उसके कारण क्या थे, यहाँ पर फिर से बता दे रहा हूँ। बहुत सारे रीजंस थे, उनमें से पहला रीजन जो एक बलात्कार वाली प्रथा है वो ना हो, है ना, मतलब वो जो एक टेंडेंसी है वो ना हो, गलत विचार ना हो। अगर गलत होना है किसी भी पुरुष को तो वो केवल एक ही जगह जाए, वहां पर गलत हो जाए, समाज में वो गंदगी ना फैलाए, ठीक है। ये कारण रहा। दूसरी चीज गुप्तचर व्यवस्था, इनके सहारे हम उस प्रशासन में गुप्तचरी का काम कर रहे हैं, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो यहाँ पर काम कर रही है इनके थ्रू। तो ये यहाँ पर देखने को इनका उल्लेख मिलता है, ठीक है। नाम ध्यान रखने क्या क्या बोला जा रहा है, गणिका, रूपा, जीवा या वैश्या, एक ही बात है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो यहाँ की अर्थव्यवस्था, चलिए 5 मिनटों में खत्म कर देंगे क्लास। तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के 3 स्तंभ हमें देखने को मिले हैं। जो इकोनॉमी है 3 चीजों पर डिपेंड होकर हमें देखने को मिली है। पहला कृषि, दूसरा पशुपालन या उद्योग, और तीसरा व्यापार और वाणिज्य है, ठीक है। और बहुत लंबे समय तक यही व्यवस्था हमें देखने को मिली है। इनमें जो सबसे प्रमुख है वो है कृषि। कृषि पर इनका मुख्य व्यवसाय डिपेंड था, जो इनकम है, मेन इनकम कृषि पर डिपेंड है। अब जो कृषि पर इनकम डिपेंड है, जो पैसा आएगा खेती से, वो कैसे आएगा, तो देख लो। राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या है, भूमि कर। जो टैक्स मिलता है, किससे टैक्स मिलता है, भूमि से। वो टैक्स ही राज्य की आय का सबसे मेन स्रोत माना गया है, ठीक है। और वो टैक्स कितना होता था, मुख्यतः उपज का 1/6 भाग होता था। अब मुख्यतः क्यों लगाया, ये सभी जगह लागू नहीं था, और केवल 1/6 नहीं था, 1/6 भी था, 1/4 भी था, 1/8 भी था। उदाहरण स्वरूप आपको एक बात बता दे रहा हूं यहाँ पर, कि जैसे सम्राट अशोक है, वो बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद में अपने जब राज्याभिषेक हुआ है तो 10वें वर्ष वो पहुंचते हैं कहाँ पर, बुद्ध के स्थानों को जाना शुरू किया, जहां जहां महात्मा बुद्ध रहे थे उन स्थानों पर बोध गया पहुंचते हैं। बोध गया जाकर कुछ नहीं घूमे फिरे, उसके बाद घूमते 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 बोध गया, उसके बाद यहाँ पर आ रहे हैं जहाँ पर निर्वाण हुआ था, कुशीनगर हुआ, फिर आ रहे हैं सारनाथ आ रहे हैं, उससे पहले रुमनदेई गए जहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। जब वो उस जगह पहुंचते हैं, रुमनदेई कहाँ पर, नेपाल में, जब उस जगह सम्राट अशोक पहुंचते हैं तो उन्होंने क्या काम करा, भाई यहाँ के लिए मैं कुछ अपने मन से करना चाहता हूँ। तो वहां के लोगों ने बोला कि आप एक काम कर दीजिए, थोड़ा सा टैक्स में रिलेशन कर दीजिए। देखो टैक्स एक बहुत भारी चीज है जो आदमी पर पड़ती है। हम लोग टैक्स नहीं दे रहे होंगे, बहुत सारे, ज्यादातर हम पढ़ने वाले टैक्स नहीं दे रहे होंगे, तो पता भी नहीं होगा। पता क्यों नहीं होगा, जब हम नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो क्या ही टैक्स देंगे। बिजनेस होगा अच्छा खासा तो पता चलेगा टैक्स क्या चीज है। अगर आप सोचो, आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो, 1 लाख रुपए की इनकम हुई है आपको, और उस 1 लाख में से 20,000 आप टैक्स दे रहे हो, तो आपको जब भारी लगेगा कि यार मैंने 1 लाख रुपए कमाए, महीने के 20,000 मेरे टैक्स में चले गए। तो टैक्स बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, LIC करा लेते हैं और बहुत सारी चीज करा लेते हैं। तो वो टैक्स एक बहुत भारी चीज होती है। तो वहां के लोगों ने बोला कि एक काम कीजिए, आप हमारे लिए टैक्स में थोड़ा सा रिलैक्सेशन कर दीजिए। तो वहां पर इन्होंने क्या करा, टैक्स को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। मतलब जो टैक्स पूरे उसका छठा हिस्सा होगा वो अब कौन सा, 8वां हिस्सा है, तो वो रिलैक्स कर दिया उसमें। तो ऐसे करके टैक्स में अलग अलग है, लेकिन मुख्यतः उपज का 1/6 भाग होता था। तो भूमिकर यहाँ पर मुख्य आय का स्रोत भूमिकर था। कौटिल्य के अनुसार
एक क्षेत्रक है, एक उपवास है। तो क्षेत्रक क्या है? भूस्वामी को क्षेत्रक कहा गया है। जो भूमि का स्वामी होता था, जिस जिस पर भूमि का अधिकार होता था, वो क्षेत्रक है। इसको हम किसान बोल सकते हैं। एक उपवास होता था जो काश्तकार है, जैसे अभी भी है, लीज पर ले ली है जमीन, तो वो जो काश्तकार होगा उसको उपवास बोला है कौटिल्य ने, और जो भूस्वामी है उसको क्षेत्रक बोला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों के लिए नहीं है, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, लेकिन फिर भी हल्का सा ध्यान रख लें तो अच्छी बात है। प्रधान उद्योग क्या था? तो सूत कातना, बुनना और व्यापारी जहाज निर्माण, ये इनके प्रधान उद्योग थे। सूत कातना कपड़े का काम, बुनना, और व्यापारिक जहाजों का निर्माण करना। ठीक है, तो ये इनके प्रधान उद्योग है। उद्योग धंधों की संस्थाएं क्या हैं, इसको ध्यान रखना है। उद्योग धंधों की जो संस्थाएं हैं, जो इंडस्ट्री की मेन संस्थाएं, जैसे अभी भी क्या होता है, जो सिटीज होती हैं या फिर एक यूनियन बना लेते हैं, यूनियन सबसे अच्छा रहेगा वर्ड, तो वो जो यूनियन होती थी उनको बोला जाता था श्रेणी। जैसे किसान यूनियन होगी किसानों के लिए, इंडस्ट्री की अलग अलग यूनियन होगी, तो उनको बोला जाता था, उन संस्थाओं को श्रेणी। इस पॉइंट को ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जो श्रेणी न्यायालय, अब मैंने बताया हर स्तर पर अलग न्यायालय होंगे, तो श्रेणी स्तर पर भी न्यायालय होगा। उसका जो प्रधान होता था उसको बोला जाता महाश्रेष्ठी, श्रेणी न्यायालयों का प्रधान। लेकिन आपको श्रेणी मुख्य रूप से ध्यान रखना है। जो राजकीय मुद्रा है इसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। राजकीय मुद्रा इनकी होती थी पण। जैसे अभी हमारी राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया, रुपया है ना। तो रुपया और रुपया में अंतर है, हमारी रुपया है, तो वो राजकीय मुद्रा क्या है? पण। इनकी राजकीय मुद्रा जो आ, मोहर लगाएंगे और जो इनका जिसमें वेतन देंगे वो क्या है? पण। ठीक है, ये पण क्या है? एक कारसापण होता था जो चांदी का होता था, मतलब चांदी के सिक्के को ये बोलते थे कारसापण। कारसापण इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, कारसापण। और एक होता था सोने का, जिसको निष्क, जो पहले से ही चलता हुआ आ रहा था, निष्क इसको बोला गया है, या सुवर्ण इसको बोला गया है। तो ये इनकी मुद्रा होती थी। वेतन ये देते थे 60 पण से 48,000 पण। जो सर्वोच्च वेतन दिया जाता था, जो सर्वोच्च अधिकारी है उसको जो वेतन देंगे, वो वेतन दिया जाता था 48,000 पण। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। और निम्न जो काम करने वाले हैं उनको दिया जाता था 60 पण, जो सबसे छोटे स्तर पर है। तो ये पण में वेतन दिया जाता है 60 से 48,000 पण, ध्यान रखना इस बात को भी। अब राजकीय मुद्रा में और क्या क्या होता था? मयूर, पर्वत, अर्धचंद्र, छाप वाली, आहत, रजत मुद्राएं होती थी। रजत मतलब चांदी, तो चांदी की मुद्राएं होती थी। और कैसी होती थी? आहत मुद्राएं। आहत मतलब वही छाप वाली। आहत मुद्राओं को मैंने समझाया हुआ पहले भी। तो जब हम छाप मार देते हैं किसी भी चीज, आगे जाके क्या होंगी? मुद्राएं ढाली जाएंगी। ठीक है, ऐसे समझना, सांचे बनाकर मुद्राएं ढाली जाएंगी। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, अभी तो इन्होंने बस कोई चीज बनाई है, उस पर छापा मार दिया है, तो उसको हमने आहत किया है, तो आहत मुद्राएं कहलाई है। और वो चांदी की होती थी मुख्य रूप से, कारसपण। ठीक है, ये अर्धचंद्र, पर्वत और मयूर आकृति में होती थी मुद्राएं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी। लास्ट चल रहा है छोड़ो हम इस क्लास को, थोड़ी लंबी होगी है। तो मौर्यकालीन धर्म और कला, यही लास्ट है, इसके अलावा आगे नहीं है। धर्म को मैंने पहले ही समझा दिया डिटेल में। वैदिक, बौद्ध, वैदिक का मतलब ब्राह्मण, बौद्ध, जैन और आजीवक, सभी धर्म के तरह के धर्मों को इन्होंने अपनाया। मैंने जब पहली शुरुआत की थी, पहली क्लास मौर्य काल की, तो उसमें बताया था जो राजा हैं अलग अलग धर्म को अपना रहे हैं, उसका रीजन भी बताया। बाप है उसका बेटा अलग धर्म को अपना लेगा, उसका बेटा अलग धर्म को अपनाएगा, बताओ, और उसके लिए काम भी कर रहे हैं। तो वैसे ही यहाँ पर है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया था? जैन धर्म, समझा दिया मैंने। जैन धर्म के लिए वो अपने जीवन का त्याग भी जैन धर्म में आकर किया है उसने, और दक्षिण भारत पहुंच गया था, संलेखना विधि अपनाई थी, खाना पीना छोड़ दिया था, वही चंद्रगुप्त मौर्य। बिंदुसार, यदि नहीं देखे हो क्लास देख लेना, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी पीछे की। बिंदुसार ने कौन सा धर्म अपनाया? आजीवक धर्म। इसका बेटा ये है, और इसका बेटा अशोक, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म, इसके लिए पूरा काम किया। इसका बेटा आगे चल के आएगा, तो उत्तराधिकारियों में मैंने बताया था, कुणाल है, जीरव है, संप्रीति है, दशरथ है। दशरथ कौन सा धर्म अपनाएगा? आजीवक धर्म अपनाएगा। नागार्जुन पहाड़ियों में गुफाएं दान में देगा, ये कौन सी पहाड़ियों में? बराबर पहाड़ियों में गुफाएं दान देगा, तो ये धर्म अपना रहे हैं। मेगास्थनीज ने क्या उल्लेख किया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस हल्का सा मैंने डाल दिया ये।
डायोनिसस एक शब्द का जिक्र किया है बार बार, तो वो शिव से संबंधित बताया है। एक हेराक्लीस शब्द का जिक्र किया है बार बार, तो वो कृष्ण से संबंधित ये माना गया है, ठीक है, जो मेगास्थनीज ने उल्लेख किया। बाकी आप इनको ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से। उसके अलावा यहाँ की जो कला है वो वास्तुकला और मूर्तिकला में प्रगति हुई है, धीरे धीरे वो बढ़ी है, वास्तुकला भी मूर्तिकला भी। स्तंभों के निर्माण हुए अशोक के, स्तंभ, गुहा, स्तूप, स्तूप बनाए गए, हालांकि पहले चल रहे थे, यहाँ पर आकर और बढ़ गए। 84,000 ऐसा बोला जाता है अशोक ने निर्माण कराया स्तूपों का, जिसको बाद में चल के पुष्यमित्र शुंग ने खत्म करवा दिया। तो स्तंभ निर्माण हुए हैं, गुहा निर्माण हुए हैं, स्तूप निर्माण हुए हैं। और गुहा मतलब गुफाएं जो इन्होंने दान में दी थी, बनवा बनवा कर, जगह 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 चट्टानों को काट काट कर उनमें रहने के लिए धर्म वालों को ये गुफाएं दान देते थे, तो उनका निर्माण हुआ है। यक्ष रक्षण की मूर्तियों का यहाँ पर निर्माण हुआ है। अशोक का एकाश स्तंभ यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध कलाकृति मानी गई है, मतलब एक ही खंबे वाला, एक ही, तो वो देखे गए। आवास के रूप में गुफा निर्माण मैंने पहले बता दिया। अशोक की लाट ये सभी को पता होगा, जिसको अशोक स्तंभ के नाम से भी बोला जाता है, या अशोक स्तंभ, स्तंभ अशोक का खंबा। अशोक की लाट जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, इस बात को ध्यान देना है। जो जो भारत का ये लाट है, ऐसे करके ऊपर ये खंबा है, और यहाँ पर वो चार सींग, चार शेर वाला मुंह है, और इस पर कुछ कलाकृतियां बनी हुई हैं। तो ये अशोक की लाट क्या है, ये अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक की लाट यहीं से लिया गया है। सारनाथ स्तंभ के सिर पर चार सिंह, सारनाथ का जो स्तंभ है, अलग अलग जगह स्तंभ है, उनमें से सारनाथ वाला जो स्तंभ है उस पर चार सिंह, चार शेर यहाँ से लिए गए हैं, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। तो ये हमारा समाप्त होता है। क्या चीज समाप्त होती है, तो ये एक बार एक नजर जरूर देखना, बीच में मत छोड़ना। हमने धर्म और कला को समझा, एक नजर मारते हुए चलो सारा फ्लैशबैक में। हमने इनकी अर्थव्यवस्था को समझा, देख लें एक बार। हमने दास व्यवस्था को देखा, स्त्रियों की स्थिति को देखा, अर्ध सैन्य व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, न्याय व्यवस्था को देखा। मौर्यकालीन प्रांत देखे, उनके किस तरह से बटे हुए हैं वो प्रांत, वो देखा। मुख्य अध्यक्ष देखे, उनमें से बता दिए इंपॉर्टेंट कौन से हैं। ये हमने तीर्थ देखे, मुख्य तीर्थ। उसके अलावा हमने मौर्यकालीन प्रशासन को देखा, चाणक्य के अर्थशास्त्र को समझा, और मेगास्थनीज की इंडिका को समझा। तो ये हमारा मौर्यकाल समाप्त होता है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि वो थोड़ा सा एल्गोरिदम बढ़ाता है। और बाकी यदि सारथी से नहीं जुड़े, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिए, आगे आगे की क्लास की नोटिफिकेशन जिससे मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें, कम से कम अपने साथी गण में से 2 4 10 5 को साथ में जोड़े तो अच्छा रहेगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। और कोई कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। अगली क्लास में और विस्तार से समझना है तो हिस्ट्री को मैं और लेवल से लेके जाऊंगा, लेकिन यहाँ वनडे एग्जाम के लिए जितना पर्याप्त हो सकता है उतना करवा रहा हूँ। बाकी आप आगे के लेवल के लिए साथ में बने रहे, ऑब्जेक्टिव्स के लिए साथ में बने रहे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।